हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेकर बच्चे बैठे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय राजनीति और सरकार। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली जो हमारी बुक है, इस बुक में से आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 101% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपका आने वाला है यूनिट नंबर थर्ड फोर्थ से। यूनिट नंबर फोर्थ से आपका लेसन नंबर थर्ड है, जिसका नाम है पितृसत्तात्मकता। अब पितृसत्तात्मकता जो आपका लेसन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसके अंदर आपके आराम से नंबर आ सकते हैं। कोई भी बच्चा इसके अंदर जो है ऐसा नहीं होगा कि भाई उसके नंबर नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये आपको टॉपिक बहुत ईजिली अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद में बिल्कुल ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिरकार पितृसत्तात्मकता होती क्या है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ यहाँ पर जो एक डायग्राम से मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, जो आपको अभी देखने में बड़े अटपटे लग रहे होंगे, पर मैं आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं पितृसत्तात्मकता, उसका अर्थ होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर जूम कर लेता हूँ पहले, कि जो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला जो ये आपका डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि एक बैलेंस है, यहाँ पे एक तराजू है, उस तराजू पर जो है एक तरफ पुरुष और एक तरफ स्त्री है। और वही पुरुष जो है वहाँ पर जो है ऊंचे स्तर पर दिखाया जा रहा है और स्त्री जो है वो नीचे स्तर पर दिखाई जा रही है। सॉरी, ये शायद डायग्राम में थोड़ा उल्टा हो गया, बट कोई नहीं, आप समझ लीजिए कि जहाँ ये ऊंचाई वाला जो स्तर है ये सबसे ऊपर है ना। तो यहाँ पर जो है पुरुष क्या है, वो सबसे ऊंचाई पर है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कौन सी सत्ता है, पुरुष सत्ता है। ठीक है, पितृसत्ता। यहाँ पर जो है पिता, भाई और पुरुष का ही दबदबा डलता है, और यहाँ पे स्त्री जो है दबाव में हमेशा रहती है। तो पहला इमेज। दूसरी इमेज जो है इसके अंदर बताया गया है कि जो ऊंचे स्तर पर है वो कौन है, स्त्री है। नीचे स्तर पर कौन है, पुरुष है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि वो मातृसत्ता है, यानी कि यहाँ पे स्त्रियों का दबदबा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको देख के समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर तीसरा है, जिसके अंदर मैंने इक्वलिटी को दिखाया है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर समान उसके पॉइंट पर जो है स्टेज पर हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कहलाता है नारीवाद, जो कि स्त्री और पुरुष को एक समान रूप से देखते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं इस लेसन को लेकर। तो ये तीनों डायग्राम आई होप आपको समझ में आए होंगे कि पितृसत्ता का मतलब जहाँ पे पुरुषों को सबसे अधीन रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। मातृसत्ता का मतलब जहाँ पे स्त्रियों को सबसे ऊपर रखा जाता है। और नारीवाद का अर्थ है जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर देखा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आप ये तीनों डायग्राम वहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो टीचर को जो है बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को क्लियर भी हो जाएगी कि हाँ भाई, बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझाना आता है और नंबर भी आपको अच्छे मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं पितृसत्तात्मकता का मतलब क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका परिचय क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषता क्या है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है कि भारत जो है वो सामान्य पितृसत्ता द्वारा इंगित महिलाओं की सामान्य अधीनता और बेरोजगारी के साथ एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है और आज भी जारी है। तो ये सभी जानते हैं कि जो पुरुष प्रधान देश हमारा जो है वो स्टार्टिंग से ही रहा है, और जहाँ पर स्त्रियों को हमेशा से हीन भावना से देखा जाता है। स्त्रियाँ हमेशा से जो हैं वो हाशिए पर रहती हैं, यानी कि उनकी जो स्थिति है वो नाव के बराबर होती है हमारे समाज में। यानी कि समाज उनके बिना नहीं है, पर फिर भी समाज उनको जो है लेकर चलने के लिए हमेशा से आगे नहीं रहता है, बल्कि ये बताया जाता है कि जो स्त्रियां हैं उन वो जो है पुरुषों के अधीन ही रहेंगी। तो भारत जो है वो सामान्य तौर पर जो है पितृसत्तात्मकता को ही दर्शाता है, और महिलाओं की सामान्य अधीनता और बेरोजगारी के साथ एक पितृसत्तात्मक समाज हमेशा बना रहा है। अब ये जो सामाजिक संगठन है, इसके एक रूप के रूप में पिता, वंश या गोत्र के बच्चों के साथ में परिवार, कबीले, जनजाति, वंश के पुरुष वंश वालों का सर्वोच्च अधिकार माना जाता है। अब नकारात्मक रूप से अगर देखते हैं तो पितृसत्ता को एक सामाजिक व्यवस्था कहा जा सकता है। पितृसत्तात्मा जो है, पितृसत्ता सत्ता जो है वो क्या है, एक नकारात्मक व्यवस्था भी है, और जिसमें पुरुष सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं द्वारा शक्ति बनाए रखते हैं, जो कि पुरुषों का पक्ष लेते हैं और महिलाओं के अवसरों को संरक्षित करते हैं। अरस्तु ने क्या बोला कि पुरुषों को सक्रिय और महिलाओं को अपने अधीन करने वाला कहा है। ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हो कि अरस्तु ने कहा है कि जो पुरुषों को वो सक्रिय और महिलाओं को अपने अधीन रखने वाला जो है उन्होंने यहाँ पर बोला है। उनके लिए विकृत पुरुष एक महिला थी। आई एम सॉरी, वह व्यक्ति जिसकी कोई आत्मा नहीं है। उसकी राय में महिलाओं की जैविक हीनता उन्हीं उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, तर्क करने की क्षमता, जो उन्हें निर्णय लेने की उनकी क्षमता से हीन बना देती है। पुरुष श्रेष्ठ है और महिलाओं में कमी है।
हमेशा से बोला जाता है कि जो पुरुष है वो क्या है, वो श्रेष्ठ है और महिला जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है और इसीलिए पुरुषों का जन्म महिलाओं पर शासन राज करने के लिए हुआ है। तो ये जो पहले की विचारधाराएं चलती आ रही हैं, तो ये यहाँ पर सब चीज़ें बताई गई हैं। अब पितृसत्ता को कई तरह से देखा जा सकता है, जैसे कि पितृसत्ता शब्द सुनते ही सारे के सारे जो लोग हैं, यानी कि जो अधिकांश लोग हैं, वो पुरुष रक्षात्मक होंगे और इसके उल्लेख के साथ अधिकांश महिलाएं उत्पीड़ित और हावी महसूस करेंगी। तो सिंपल सी बात है, जब ये शब्द आपका इस्तेमाल किया जाता है पितृसत्ता, तो पितृसत्ता शब्द सुनते ही जो है पुरुष अपने आप को क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब लेकर आ जाते हैं, यानी कि वो रक्षात्मक होंगे और उसी के उल्लेख के साथ में जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो इस शब्द को सुनते ही उत्पीड़ित और हावी महसूस करेंगी कि हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाला जाता है। आगे जो है एलन बी जॉनसन ने कहा है कि पितृसत्ता द्वारा समाज में बल और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को पुरुष वर्चस्व की आकर्षक और मान्य वस्तु माना जाता है। देखो, आज बताया गया है कि जो महिलाओं को जो है पुरुष वर्चस्व की आकर्षक और मान्य वस्तु, मतलब जो महिलाएं हैं ना वो पुरुष के लिए क्या है, सिर्फ आकर्षक और मान्य वस्तु है, क्योंकि समाज में अधिकार, जबरदस्ती और हिंसक श्रम की संरचना होती है। वास्तव में अगर हम शक्ति की बात करें, वर्चस्व की बात करें और किसी भी चीज़ की बात करें, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही परिभाषित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार का समाज जो पुरुषों और महिलाओं के एक समूह से अधिक और उन्हें केवल निरीक्षण करके नहीं समझा जा सकता। पितृसत्ता का मतलब क्या होगा, जहाँ पर सिर्फ पुत्र का शासन चलेगा, पिता का शासन चलेगा और पत्नी जो है वो अपने पति के अधीन रहेगी, है ना। पितृसत्ता एक ऐसा मुद्दा है जो जटिल है। ये केवल इसका चरित्र पुरुष प्रधान, पुरुष पहचान और पुरुष केंद्रित नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे भागों के अंदर ये जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, अगर अगर हम आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखो, अब पितृसत्ता की कुछ विशेषताएं बताई हैं। अब भी आपकी जो आधुनिक समय में अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषता क्या है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पितृसत्ता की शुरुआत थी, इसलिए यह रुक सकती है कि भले ही हम अभी भी यह नहीं जानते कि यह कितना सटीक था। हम जानते हैं कि सदियों के बाद आया है और अधिक लोकतांत्रिक मानव संगठन के रूप में आया है। पितृसत्ता की शुरुआत अभिव्यक्ति केवल 6 शताब्दी पहले ही हुई थी। पितृसत्ता जो है उसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो कब हुई है, वो 6 शताब्दी तक ही बताई गई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो पहला पॉइंट है वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल जो है क्लियर अपना कॉन्सेप्ट शो नहीं करता है, पर फिर भी आप समझ चुके होंगे कि पितृसत्ता की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 6 शताब्दी सबसे पहले, वो सॉरी 6 शताब्दी पहले शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट है, हम ये भी जानते हैं कि विभिन्न समूहों पर और विभिन्न समाजों और स्थानों में अलग अलग पितृसत्तात्मक मॉडल होते हैं, लेकिन सभी मॉडलों के अंदर पुरुषों और उनकी भूमिकाओं की तुलना में महिलाओं और उनकी भूमिकाओं को दिया जाने वाला जो स्तर है वो अलग रहता है, मूल्य रहता है। पितृसत्ता दूसरे शब्दों में सरकार और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों के विभिन्न रूपों, जैसे कि साम्राज्य कहें, गणराज्य कहें, लोकतंत्र कहें, इन सब के साथ इनके अस्तित्व पूंजीवाद, समाजवाद और इन सभी के साथ में बहुत अच्छी तरह से सह अस्तित्व हो सकता है। ठीक है। आज के समय में लगभग सभी मौजूदा पितृसत्ताओं को पूंजीवादी पितृसत्ता के रूप में वर्गीकृत करना संभव है, क्योंकि आज पूंजीवादी वर्ग जो है वो पितृसत्ता को ही इंडिकेट करता है। सभी ज्ञात पितृसत्ता में प्रतीकों और मिथकों के माध्यम से नकारात्मक अर्थ में महिलाओं और उनकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के पार ये प्रतिनिधि और रूढ़ियाँ अलग अलग हैं, क्योंकि ये वे प्रत्येक संस्कृति के भीतर महिलाओं स्त्री के लिए नकारात्मक संघों को गठित करती है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसको इंगित करती हैं, वो पुरुषों को। उसके बाद अगर देखें यहाँ पर, तो लैंगिक भूमिकाएं और रूढ़ियों जो कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग, उम्र और संस्कृति में पितृसत्ता में बदलती है, लेकिन यह इन भूमिकाओं और रूढ़ियों को प्रक्रियाओं, प्रणालियों और संस्थाओं के माध्यम से सामान्य और सार्वभौमिक बनाती हैं। तो ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ उलझने वाली चीज़ है नहीं। अब बात आती है कि पितृसत्ता की जो संस्था है, इसकी उत्पत्ति, तो आपको ये समझ लेना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ऊपर हमने उसकी विशेषता पढ़ी, ठीक है, फिर हमने सबसे ऊपर पढ़ा कि भाई पितृसत्ता है क्या। तो पितृसत्ता की जो उत्पत्ति है वो नर मादा जैविक मतभेदों से हुई थी। पितृसत्ता जो है वो नर मादा इन्हीं जैविक मतभेदों से हुई थी। विशेष रूप से बच्चों को लाने में महिलाओं के जैविक फायदों ने असमान सामाजिक भूमिकाएं बनाई और उन्हें मातृत्व, पालन पोषण, अध्यापन और बच्चों को पूरी तरह से समर्पित होकर परिवार को समर्पित करने जैसे कर्तव्य सौंपे। बताया जाता है जो पितृसत्ता की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई है, उससे पहले बताया गया कि एक बालक का जन्म होता है, तो उसको पूर्ण तरीके से देखकर उस चीज़ को, उसका पालन पोषण करना, सब कुछ करना, वो किसके हाथ में है, माता के हाथ में है। आगे नारीवादी तर्क दे रहे हैं कि पितृसत्ता मानव निर्मित है और समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई है।
अब पितृसत्ता जो है वो किसने बनाया है, वो मानव ने बनाया है, यानी कि मानव निर्मित है। आई एम सॉरी, यानी कि जो आज समाज है हमारा, उस समाज के अंदर अगर पितृसत्ता दिखाया गया है तो वो किसके द्वारा है, वो मानव के द्वारा निर्मित है। अब पितृसत्ता की जो प्रथा है, इससे उत्पन्न होने वाली विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला, पितृसत्ता सार्वजनिक निजी द्वंद्ववाद उत्पन्न करती है, आपस में ही मतलब जो है कंपटीशन। इसका तात्पर्य है कि निजी क्षेत्र महिलाओं का परिचालन क्षेत्र होना चाहिए और पुरुषों को सार्वजनिक दायरे को सजाना चाहिए। दूसरा, पितृसत्ता जो है पितृदोष को प्रभावित करती है। पितृपक्ष पितृ नाम के पुत्र को जाता है। और इसके अलावा पितृसत्ता आदेश पितृसत्तात्मक है, जहाँ पत्नी और संतान माता पिता के घर पर रहती है। तो बताया गया है कि यहाँ पर भी जो है पितृसत्ता का मतलब क्या है, वो पितृ यानी कि पुत्र के नाम को दर्शाता है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जो है, पूरे समाज पर बोलें, परिवार पर बोलें, कहीं पर भी बोलें, वहाँ पे पिता का, बेटे का, पुत्र का, इन्हीं का शासन है, यानी कि महिला को जो है वहाँ पर कोई स्थान नहीं दिया गया है। महिलाओं की कामुकता पर पितृसत्ता ने पितृसत्तात्मक प्रभाव डाला। पुरुषों ने महिलाओं के ड्रेस कोड का फैसला किया। महिलाओं को उन कामों से वंचित किया जाता है जिसके लिए शरीर के आंदोलन में बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहु मतलब शरीर का इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पर जो है महिलाओं को इसको बिल्कुल अलग किया जाता है। और प्रभावशालिता को समझ कर गैर पारंपरिक व्यवसाय में उनकी रोजगार क्षमता सीमित होती है। और महिलाओं को जो है उपकरण या सवारी वाहन चलाती हैं तो वह शत्रुता से भर जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आज हम कोई बात करेंगे कि लेडी ड्राइवर है, तो भाई लेडी ड्राइवर यहाँ पर देखेंगे तो हम सबसे पहले हमारा माइंड जो है बिल्कुल ये जाएगा, नेगेटिव जाएगा कि बताओ यार महिला अगर गाड़ी चला रही है ना। सॉरी, महिलाओं को संस्कारों, प्रथाओं और सांस्कृतिक खजानों के रूप में भी जाना जाता है। बोला गया है कि जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ पर्टिकुलर किस चीज़ में देखा जाता है, उनको जो है वो सांस्कृतिक खजाने के रूप में देखा जाता है। उनको देवदासियां बनाकर रखें, उपवास करना, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए मतलब बनाई गई हैं। पितृसत्ता महिलाओं की प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करती है। वो पुरुषों द्वारा मशीनों के रूप में माना जाता है जो बच्चे पैदा करते हैं। पुरुषों को माना गया है कि महिलाओं को पुरुषों द्वारा मशीनों से बच्चे पैदा करने वाली स्थिति बताई गई है। तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें गलत भी रही हैं। और प्रथागत प्रथाओं में पुरुष बच्चे की प्राथमिकता और कन्या भ्रूण हत्या, बालिका लापरवाही को बढ़ावा देना शामिल है। और एक महिला की इच्छा और फैसलों को गर्भधारण के समय गर्भधान की आवृत्ति और परिवार की इच्छा वाले बच्चे की संख्या के संदर्भ में शायद ही कभी सम्मानित किया जाता है। उसकी उर्वरता पुरुष की दिशा में है, यानी कि बताया जाता है हमेशा से जो है स्टार्टिंग से ही पुरुष प्रधान देश रहा है और हर चीज़ के अंदर जो है पुरुषों की बात की जाती है। फिर आता है पितृसत्ता की दुनिया में नारीवाद। अब नारीवाद मैंने आपको बताया कि जो ना तो महिलाओं की बात करते हैं ना ही पुरुषों की बात करते हैं, बल्कि वो संपूर्ण समाज में बराबर के हक की बात करते हैं। अब देखो मैंने आपको ऊपर बिल्कुल इक्वलिटी के बारे में बताया है ना, ऐसा नहीं है। सॉरी, नारीवाद का मतलब क्या है, जो नारियों के पक्ष में बात करते हैं ना, परंतु वास्तविकता यही है कि वो नारीवाद जो है, वो शब्द वो इसलिए चुना गया है कि जहाँ पर जो है एक व्यक्ति और एक पुरुष और एक महिला दोनों को समान दर्जा दिया जाए। सबसे पहली जो फेमिनिज्म की जो सबसे पहली लहर थी, वो 19वीं 20वीं सदी की शुरुआत में आई थी। ये आमतौर पर असमानता पर केंद्रित है और मुख्य रूप से महिलाओं को मताधिकार लेने के लिए बात की गई थी। प्रथम लहर नारीवाद एक सामाजिक घटना है जो कि सामान्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और महान नारीवादी आंदोलन ने इतिहास के पाठ्यक्रम को भी बदल दिया। नारीवाद आंदोलन की जो दूसरी लहर है, वो नारीवाद सक्रियता के को संदर्भित करती है, जो कि 1960 के दशक की शुरुआत में हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो पहली जो लहर थी वो कब आई और दूसरी लहर जो थी वो कब आई। नारीवाद की जो अलग अलग शाखाएं हैं जो कि चीज़ों को और भी ज़्यादा जटिल करने के लिए तीन तरंगों को पार करती है। पहली लहर जो है जिसमें कट्टरपंथी मार्क्सवादी क्रांतिवादी नारीवादी का उत्पादन किया, जहां उदारवादी आंदोलन ने महिलाओं की ओर से औपचारिक और कानूनी अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी। और दो दूसरी लहर के साथ में मजबूत हुई, उन्होंने ये पता लगाया कि कैसे समाज में आर्थिक स्थिति ने हीन स्थिति का प्रतिनिधित्व ले लिया। और दूसरी लहर में कट्टरपंथी नाम नरमवादी का उदय हुआ, जिसने जिसने उदार नारीवादियों को इस तथ्य के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए दोषी ठहराया कि पारंपरिक लिंग समानता वास्तव में वास्तविक समानता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो यहाँ तक आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टॉपिक और रह गया आपका कि पितृसत्ता को नारीवादी चुनौती। अब पितृसत्ता नारीवादियों के लिए एक समस्या है। मेरा तर्क है कि उनकी स्थिति में जैविक अंतर कुछ विसंगति में योगदान कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक यौन पदाक्रम की नींव नहीं बनना चाहिए जिसमें कि पुरुष श्रेष्ठ है। नारीवाद तर्क दे रहे हैं कि पितृसत्ता मानव निर्मित है, कि नारीवाद जो है वो बताते हैं कि जो पितृसत्ता वर्ड है वो किसने बनाया, मानव ने बनाया।
नारीवादी जो है वो पितृसत्ता शब्द के उपयोग को अस्वीकार करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, और इसे बदलने के लिए वो लिंग उत्पीड़न शब्द को प्राथमिकता देते हैं, वो कहते हैं लिंग उत्पीड़न लिखो, ठीक है। और मिशेल बेरेट का तर्क है कि हम कभी कभी पितृसत्तात्मक शब्द का प्रयोग अपनी अपरिवर्तनीय उपस्थिति का संकेत देने के लिए करते हैं, लेकिन जेंडर इक्वलिटी सुनिश्चित करने का नारीवाद प्रयास जल्द ही लैंगिक मुख्य धारा के प्रयासों के साथ पितृसत्ता की निरंतरता को चुनौती देगा, और पितृसत्ता बदल रही है, हालांकि कुछ विशेषताओं की निरंतरता आज भी नोट की जा रही है। तो यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, पितृसत्तात्मकता, नारीवाद और मातृ, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।